हाय फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। जैसा कि इस समय ठंड का मौसम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो इस समय ठंड के मौसम में मैं आप लोग से निवेदन करती हूँ कि आप लोग ठंड से बच के रहें। और जैसा कि मैंने कल पार्ट्स 1 में आप लोग के लिए मैसेज डाला था, जो भी टॉपिक हमारे एनएचएम यूपी एनएचएम में या फिर यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से क्वेश्चन आते हैं, उनके ज़रिए सिलेबस भी निर्धारित किया जाता है। तो उस नोटिफिकेशन में सिलेबस को दिया रहता है और हम उसी सिलेबस के आधार पर अगर अपनी आप लोग तैयारी करें तो ज़्यादा बेटर रहता है। उस तैयारी से आपको ये होता है कि आप ज़्यादा ब्रॉड में नहीं, जो टॉपिक दिया जाए उसमें हम डिटेल से पढ़ाई कर सकते हैं। और जैसे कि कल भाग 1 में मैंने दिया था उस टॉपिक को, बकिया आज जो भी बचे हुए टॉपिक हैं सेकंड भाग में मैं आप लोग के सामने दूंगी। और जैसा कि इस समय वैकेंसी निकली हुई थी यूपी एनएचएम की, एनएचएम में अभी जो भी एग्जाम हो चुके थे, रिजल्ट भी आ गया, स्कोर कार्ड भी आ गया, बट अभी जिला अलॉटमेंट बाकी है। तो क्या आप जिला अलॉटमेंट के समय जो भी जिला आप लोग को मिलेगा उससे ज़्यादा 100% उम्मीद रहती है कि यूपी एनएचएम में अपना ही जिला मिलना चाहिए, क्योंकि जो इसकी सैलरी होती है वो बहुत कम होती है। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अपना ही जिला मिले। और जैसा कि ये जो पेड के आधार पर वैकेंसियाँ आनी है वाली हैं 2024 में, ये वैकेंसियाँ आएंगी, बट जैसे ही पेड का स्कोर कार्ड आ जाएगा उसके बाद ये यूपी आयोग की तरफ से वैकेंसी को निकाल दिया जाएगा। और जो भी वैकेंसियाँ आती हैं वो हमारी इस बार परमानेंट वैकेंसियाँ आएंगी। और मांग भी की जा रही है कि जो एनएचएम की वैकेंसी भरी हुई थी उसको भी परमानेंट किया जाए और उसकी जो सैलरी होती है उसमें भी 20% से 30% तक बढ़ा दिया जाए। ऐसी डिमांड चल रही है सरकार से, लेकिन देखते हैं कब तक वो पूरा होता है। तो आइए हम अपनी शुरुआत करते हुए एक अच्छे मोटिवेशनल थॉट के साथ अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। तो आप लोग जानते हैं कि जब हम मेहनत करते हैं तो कोई नहीं जानता कि हम क्या पढ़ाई करें, क्या लिखाई के कब कितना घंटे मेहनत करते हैं, अपनी स्टडी को लेकर कितने अवेयरनेस रखते हैं, हम कितने अपने काम के प्रति कितने अवेयरनेस रखते हैं और हम तैयारी में जुटे रहते हैं। लेकिन वो इंसान कोई नहीं जानता। जब हमारा रिजल्ट आता है और जब हम अच्छे पोस्ट पे हो जाते हैं तब लोग जो कहते हैं, बड़े गौर से कहते हैं कि अरे उनकी बेटी इतने नंबर से इतने पोस्ट पे बनी हुई है, इनकी सरकारी नौकरी है, ये अच्छा जॉब करती है। तो उस समय हमारे माँ बाप का जो गर्व से सर ऊंचा हो जाता है। तो हम अपने माँ बाप के सर को झुकने ना दें, बल्कि गर्व से उनको ऊंचा करें। तो इसी थॉट के साथ हम आइए अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमने कल के भाग में पढ़ा था और सेकंड भाग है, इसमें हम पढ़ते हैं नेशनल हेल्थ प्रोग्राम एंड पॉलिसीज, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं नीतियाँ। जैसा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम में भारत सरकार ने देश में स्वास्थ्य सेवाओं को समुचित ढंग से संचालित करने के लिए कई सारी कमेटियाँ और कमेटियों को प्रतिवेदन के आधार पर उनसे बहुत सारी योजनाएं बनाई थी, जिसका व्यक्ति उसका लाभ उठा सके। उसके आधार पर बहुत सारी कमेटियों को बनाई, जैसे भोर कमेटी, मुदालियार कमेटी, जैसे था कि मुखर्जी कमेटी, जंगवाला कमेटी, चड्ढा कमेटी, बहुत सारी कमेटियां बनाई थी जिसके आधार पे हमें स्वास्थ्य का लाभ मिल सके। और उसकी जो राष्ट्रीय हेल्थ पॉलिसी थी या राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीतियां थी उसके में भी बहुत सारे स्वास्थ्य एजेंसियां थी, जिसके आधार पे व्यक्ति के स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलता था, बहुत ज़्यादा उसका लाभ हम उठा सकते थे अपने स्वास्थ्य के प्रति। जैसे कि पीएससी, सीएससी, सब सेंटर, ये सब हम बनाए गए, उस पर काम किया गया। और जो कम्युनिटी समुदाय में महिलाएं थी, बच्चे थे, उनके स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए 20 नंबर हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में भारतवर्ष में स्वास्थ्य समस्याओं के नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य संगठन का एक सृजन किया गया था, जिसमें कि बहुत सारे कमेटियों ने और उसके लेवल स्ट्रक्चर के आधार पर हेल्थ का वर्गीकरण किया था और उसमें कौन कौन से लाभ होते थे। हम इसके बारे में आपको डिटेल से बात करेंगे। रोल ऑफ हेल्थ टीम, जैसा कि स्वास्थ्य दल की भूमिका। स्वास्थ्य दल में क्या होता था कि बहुत सारे व्यक्ति एक ही काम को तो नहीं करता था, बहुत सारे व्यक्ति एक साथ मिलके कई काम को करते थे। जैसे स्वास्थ्य दल में चिकित्सकीय कर्मियों की चिकित्सा न सामाजिक कार्यकर्ता, जो थे स्वास्थ्य निरीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्यकर्ता के आदि सब मिलकर एक हेल्थ से जो भी समस्या था उस पर काम
स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी, समुदाय का ढांचा। समुदाय का ढांचा ये था कि आदमी के उसके व्यवहार के, वो एक निश्चित भूभाग में रहते थे, उनके रीति रिवाज, रहन सहन, व्यवहार, जो भी ऐसे चीज़ें रहते थे, तो उनके हम कम्युनिटी में जो था उनके बारे में जानना था कि उनकी किस व्यवहार से है, कैसा रहन सहन है, उनका प्रभाव भी हमारे हेल्थ पर पड़ता था। तो इसके लिए भी हमने स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी के बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे। और जैसा कि ह्यूमन बॉडी, नेक्स्ट टॉपिक जैसे कि ह्यूमन बॉडी, जो ह्यूमन बॉडी हमारी, आप लोग जानते हैं कि जैसे हमारा खान पीन, रहन सहन, ग्रोथ एंड, जैसे हमारा बॉडी पर डिपेंड करता है, वैसे ही हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, मतलब हमारे शरीर का विकास होता है। जब हमारा रहन सहन, खान पान अच्छा नहीं रहेगा तो हमारे जो शरीर होते हैं, जो बच्चे के शरीर होते हैं या बड़े बुजुर्गों के शरीर होते हैं, उनका अच्छे से अगर अच्छा खान पीन नहीं रहता है तो जो बॉडी का विकास होता है वो धीमा हो जाता है या रुक जाता है, या उनमें बहुत सारे समस्याएं, डिजीज, मतलब बीमारियां का विकास होने लगता है। वो बच्चे का शरीर जो कि अच्छे से विकसित नहीं हो पाता है। तो हमारे बॉडी में कौन कौन से पार्ट्स है, कौन से बोन है, और किस पार्ट्स में कितने बोन हैं, उनकी क्या हमारी जो मेडिसिन है, या फिर जो हमारे बॉडी के पार्ट्स है किस भाग में कौन से पार्ट से हमारे भोजन का पाचन स्टार्ट हो जाता है, और कौन से पार्ट से हमारे जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं कैसे वो बाहर निकलते हैं, ये सारे जानकारियाँ जो है कि हम बॉडी। पर्यावरण की स्वच्छता, पर्यावरण का स्वच्छता का भी हमारे बॉडी पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जिस वातावरण में हम रहते हैं, अगर वो वातावरण स्वच्छ है तो बीमारियां भी मनुष्य को कम लगती हैं, व्यक्तियां उससे ग्रसित कम होते हैं। अगर जिस वातावरण में वो रहते हैं, गंदगी आसपास फैली रहती है, गंदा पानी रहता है, जो गड्ढे उड्ढे रहते हैं उसमें पानी रहते, तालाब रहते हैं, जो शौच हो के बाहर निष्कासित करते हैं, घर के पानी जो को खुले में छोड़ते, इस तरह से बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो कि हम मनुष्य हमेशा ग्रसित रहता है बीमारियों से। तो ऐसे बीमारियों से बचने के लिए हमें अपने वातावरण की स्वच्छता के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेनी होती है कि हम कैसे बीमारियों से बच सकें और कैसे उसकी स्वच्छता को निर्धारित समय समय पर करते रहें। इसके बारे में जैसे है कि CSC सब सेंटर PSC पे भी इसके सारे उपाय बताए जाते हैं, और समय समय पर दवाइयों का छिड़काव किया जाता है ताकि जो भी बीमारियां आएँ वो उससे इंसान को बच सके और उनका जो स्वास्थ्य भी अच्छा रहने पाए। नेक्स्ट टॉपिक है व्यर्थ पदार्थों और मल मूत्र विसर्जन, जो कि हम जैसे कि जानते हैं कि व्यर्थ पदार्थें होती हैं, मल मूत्र का विसर्जन इंसान खुले इंसान में करता है या फिर घर से वैसे ही खुले में फेंक देता है, तो उससे भी बैक्टीरिया वाले जो भी गंदगी उसकी वजह से भी लोग बीमार पड़ते हैं। उनको हमें कैसे कैसे डिस्कार्ड करना चाहिए, इसके सब के बारे में भी हमें जानकारी। चाइल्ड हेल्थ मतलब ये होता है कि जो बच्चे का स्वास्थ्य होता है, उस बच्चे का जन्म से लेके 5 साल तक महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां माँ की होती, परिवार की होती, सदस्यों होती, क्योंकि उस समय बच्चे की इम्यूनिटी बहुत अच्छी नहीं होती है कि वो खुद से जो भी वातावरण में समय समय मौसम इन्वायरमेंटल चेंज होते रहते, उसके प्रति वो प्रभाव बहुत ज़्यादा तेज़ी से दिखाते बच्चों पे। तो इसलिए हमें बच्चे के भी बारे में सारी जानकारियाँ प्राप्त करें, उनको बचाव के समय समय पर टीके, कौन कौन से टीके लगाते, किस समय पर टीके लगाते, उनके विकास के लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या उनका भोजन है, क्या दूध, क्या जो भी सॉफ्ट चीज़ें होती हैं, या फिर जैसे समय के अकॉर्डिंग उनकी डाइट जो होती है बढ़ती जाती है, तो उनके हमें कौन सी डाइट किस समय उनको देनी चाहिए, कितने घंटे पे देनी चाहिए, ताकि उनका विकास अच्छे से हो सके। और उनका क्योंकि सबसे ज़्यादा उनका बॉडी के विकास मेंटली विकास होता है, उसी समय बच्चे को मेंटली विकास के लिए भी हमें उनको अच्छी डाइट की ज़रूरत होती है। तो यदि आप उनके अच्छे से डाइट नहीं देंगे तो उनका विकास भी अच्छे से नहीं हो पाता। इस सारी जानकारियाँ हम इसी टॉपिक में पढ़ेंगे। बाकी नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगी आपको कल हम देंगे, और उसके बाद आपको एक एक टॉपिक को डिटेल से बताएंगे, और कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सारे क्वेश्चन को भी मैं आप लोग के सामने दूंगी और डिटेल्स में उनको बताऊंगी। और आप लोग से निवेदन है कि आप लोग जहाँ कहीं से भी मेरा वीडियो देखें, प्लीज़ कमेंट में अपना एड्रेस ज़रूर डालें और अपना नाम ज़रूर डालें। अगर आप लोग को मेरा ये चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों की हेल्प, और जो बहन नहीं देखी या फिर जो बहन नहीं पढ़ पाती हैं उनके लिए भी उसे शेयर करिए, ताकि वो बहन भी घर में बैठे ही अपनी अच्छी से तैयारी कर पाएँ। और उस टॉपिक से रिलेटेड मेरी 100% रहेगी कि मैं आप लोग जब ये फॉर्म भरें NM की जो वैकेंसियाँ आएंगी तो उसमें आप
100% सिलेक्शन लेके आए, ताकि मुझे भी अच्छा लगे और आपके परिवार वालों को भी अच्छा लगे कि किसी ने आप लोग को भी अच्छा लगेगा कि किसी ने आपको गाइड किया और आपको अच्छे से इतने अपना टाइम निकाला, पढ़ाया, आप लोग को नॉलेज दिया। तो इसके लिए आप लोग प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट करिए। धन्यवाद। थैंक यू।